झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेने हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, यह अपने में से होकर जल के अणुओं के अतिरिक्त, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है तो प्लाज्मा झिल्ली अपने में से हो करके जल के अणुओं के अतिरिक्त, यानी जल तो आता जाता ही है, उसके साथ कुछ पोषक तत्वों के अणुओं या आयंस को भी आने जाने देती है। यानी हम लोगों को यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन्स तथा लिपिड की बनी होती है, और यही जो झिल्ली होती है अपने से जल के अणुओं के साथ साथ अतिरिक्त पोषक तत्वों के जो अणु होते हैं या आयंस होते हैं उन्हें उस झिल्ली से आर पार आने जाने देती है। यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर इसके साथ ही जो वह झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली, उस झिल्ली के आर पार आने जाने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी अनुमति होती है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो पोषक तत्वों के अणु, आयंस और जल के जो कुछ अणु होते हैं उनको तो आने जाने देती है, इसके साथ ही जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं इनको भी ये झिल्ली आसानी से आर पार जाने देती है। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं डालती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अब यहाँ फिर देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से विभिन्न पदार्थों के आयंस या अणुओं का आना जाना विसरण द्वारा होता है। आखिर जब ये अणु झिल्ली के इस पार या फिर उस पार आते जाते हैं तो ये किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है? तो ये विसरण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि सामान्य विसरण में उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर आयंस या अणु, और जो सक्रिय विसरण होता है उसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं, और इस क्रिया में ऊर्जा जो खर्च होती है, व्यय होती है, वो ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। कहाँ से? एटीपी से प्राप्त होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली घोलक के यानी जल के अणु के अतिरिक्त कुछ ही पदार्थों के अणुओं को आने जाने की अनुमति देती है। पहले ही मैंने बता दिया है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो जल के अणुओं के साथ साथ कुछ पोषक तत्व होते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उन्हें आने जाने देने में प्लाज्मा झिल्ली को किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। ठीक है, इसी कारण इन्हें वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या आप ऐसे दो अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में अपना डीएनए अणु तथा 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। कितने प्रकार के? 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक पूर्व उपस्थित अंगक से बनते हैं। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा? यानी कहने का मतलब है कि किसी कोशिका का जो संगठन होता है, झुंड होता है, वो किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो आखिर होगा क्या? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि कोशिका के संगठन के नष्ट हो जाने के कारण कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले कोशिका अंगक लाइसोसोम फट जाते हैं। जैसे ही कोशिका के संगठन जो होगा, समूह होगा, वो नष्ट होगा, तो नष्ट होने के कारण कोशिका का जो अपशिष्ट होता है उसे निपटाने वाले जो कोशिका अंगक होते हैं, क्या होते हैं? कोशिका अंगक लाइसोसोम फट जाते हैं। उन्हें निपटाने वाले कोशिका अंगक लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिका का विघटन कर देते हैं। यानी अपनी ही कोशिका का क्या कर देते हैं? विघटन, मतलब अलग कर देते हैं, और उसके फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए
फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ठीक से कंप्लीट कर लीजिएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम जो होता है उसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं। जब कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर कोशिका मर जाती है तो क्षतिग्रस्त या मृत होने पर जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है? फट जाते हैं। ठीक है, और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, और इनसे जो मुक्त एंजाइम होते हैं, एंजाइम निकलते हैं, कोशिका उन सब को क्या करने लगती है? पचाने लगती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यहाँ कट गया है, कहाँ होता है क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक कला तथा केंद्र द्रव्य में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो राइबोसोम्स होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में। कहाँ? केंद्रक द्रव्य में। और यही जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। प्रतिदिन शाम 6 बजे 9th क्लास का हर एक विषय के लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं।